नमस्कार। पर्स साहब की बात करेंगे और पर्स ने एक किताब लिखी द फिक्सेशन ऑफ बिलीफ। द फिक्सेशन ऑफ बिलीफ उनकी किताब है। उन्होंने कहा कि हमारा जो वैचारिक जीवन है ना, या हम जो विचार है वो उसका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ विचार। कोई भी विचार का लक्ष्य होता है विश्वास की स्थापना, है ना। उन्होंने कहा कि विश्वास की स्थापना, जिसको हम बिलीफ कहते हैं, बिलीफ, उनकी किताब का नाम है द फिक्सेशन ऑफ बिलीफ। जो बिलीफ होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और बिलीफ की स्थापना कैसे होती है, तो यह प्रक्रिया 3 स्टेजेस से गुजरती है। सबसे पहले है हम विश्वास की, बिलीफ मान लें विश्वास की स्थापना के लिए हम सबसे पहले डाउट करते हैं चीज़ों पे। डाउट माने संशय। सबसे पहले होता है संशय जैसे ही होता है तो हमारे सामने सवाल आता है, कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं। बात समझ गए ना। संशय जैसे ही हुआ तो हमारे सामने कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं। हम संशय की स्थिति में, डाउट की स्थिति में, अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं। हम निश्चितता की स्थिति में नहीं होते, अनिश्चित की अवस्था में है। हम जब डाउट की स्थिति में होते हैं तो कोई भी क्रिया या कोई भी निश्चित मार्ग का निर्देश हमको नहीं मिलता है, कोई भी निश्चित मार्ग हमको समझ में नहीं आता है ना। तो डाउट की स्थिति हमें क्या करती है, एक्टिव करती है ना। डाउट की स्थिति जो है, ये कहते हैं, पर्स साहब कहते हैं, निष्क्रिय अवस्था नहीं है। दिस इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ इनएक्टिवनेस, है ना। यह डाउट जैसे ही हमारे मन में आया तो वह हमें क्या बनाती है, एक्टिव बनाती है, क्रियाशील बनाती है कि आपको उस डाउट से निकलना है। जैसे ही हमारे मन में डाउट हुआ, संशय हुआ, कुछ प्रश्न आया, है ना, तो हम किसका हिस्सा बन जाते हैं, तब शुरू होता है इंक्वायरी। डाउट के बाद क्या शुरू होता है, संशय के बाद क्या शुरू होता है, इंक्वायरी शुरू होता है। इंक्वायरी इज कॉल्ड अन्वेष प्रक्रिया। अन्वेष प्रक्रिया की शुरुआत होती है, इंक्वायरी करते हैं। तो क्या इंक्वायरी करते हैं कि हमें डाउट से कैसे निकलना है, ये जो डाउट है इसका समाधान क्या है, इससे निकलना कैसे है। और फिर जैसे ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं, विश्वास पे। देखिए इसका अंत कहाँ होता है, विश्वास में, ठीक है ना। तो कलर चेंज करते देखिए, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, डाउट से, यानी कि विश्वास की शुरुआत होती है डाउट से। डाउट के बाद हमने इंक्वायरी शुरू कर दिया, है ना। और फिर विश्वास, जैसे ही बिलीफ आ गया, तो विश्वास जैसे ही आया, बिलीफ आ गया ना, तो हमारा जो डाउट था वह यहाँ पे जाके, विश्वास पे जाके, यानी कि तीसरे स्टेज पे जाके, ये दूसरा स्टेज था इंक्वायरी, तीसरे स्टेज पे जाके हमारा जो संशय था, जो डाउट था, वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि संशय की अवस्था निश्चितता की अवस्था में बदल जाती है। ये था अनिश्चितता की अवस्था, ये हो गया आपका निश्चितता की अवस्था, ठीक है ना। और जो विश्वास का जो स्टेज होता है वो क्रिया, यहाँ पे आपके हमारी क्रियाओं को, यानी कि हम कुछ करना चाहेंगे, कुछ करना चाहते हैं, तो उसको संचालित करने के लिए हमें प्रेरणा यहीं पे मिलता है, हमें निश्चित मार्ग यहीं पे मिलता है, ठीक है। यह हमें ध्यान में रखना है। तो डाउट बहुत ज़रूरी चीज़ है। डाउट से ही अन्वेषण की प्रक्रिया, इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू होता है। और अन्वेषण की प्रक्रिया कहाँ समाप्त होती है, विश्वास पर समाप्त होती है ना। तो बिना डाउट के विचार की प्रक्रिया, अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। इसलिए डाउट बुरा नहीं है, डाउट अच्छा चीज़ है। यह हमें एक्टिव बनाता है, किसी चीज़ की जानकारी के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए हमें प्रेरित करता है। यह मानना है, किनका मानना है, यह हमारे पर्स साहब का यह मानना है, ठीक है। दूसरी बात, पर्स कहते हैं कि संशय, डाउट तो हमें क्रियाशील बनाता है, इंक्वायरी शुरू करवाता है, अन्वेषण प्रक्रिया शुरू करवाता है ये डाउट, ठीक है। देखिए, और विश्वास के साथ क्या होता है, विश्वास के साथ हम, मतलब सत्यता पर, मतलब विश्वास के साथ हमें कोई निश्चित मार्ग मिल जाता है, हमें कुछ निश्चित निर्देश मिल जाता है, ठीक है। और संशय की अवस्था किस तरह को होती है, संशय एक तरह से अशांति की अवस्था, उत्तेजना की अवस्था है। इसको इरिटेशन ऑफ डाउट भी कह सकते हैं। क्षोभ आता है, गुस्सा आता है कि हमको कुछ क्यों नहीं पता है। फिर लेकिन उत्तेजना भी होती है, उत्तेजना में इरिटेशन होता है, इरिटेशन ऑफ डाउट। इरिटेशन क्यों हुआ, डाउट, संशय के कारण। इरिटेशन ऑफ डाउट का मतलब उत्तेजना। संशय में हमें उत्तेजना भी होती है कि हम निकलना चाहते हैं, कि हम जिस डाउट में है उससे हम निकलना चाहते हैं, है ना। और तभी तो हम क्या शुरू करते हैं, जैसे ही संशय हुआ तो इंक्वायरी शुरू करते हैं कि भैया इसका समाधान क्या है। तो फिर विश्वास हमें मिलता है, जैसे विश्वास मिले तो हमें इसका समाधान मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर, अब सवाल समझते हैं कि आखिर विश्वास क्या है, ठीक है। विश्वास को थोड़ा डिटेल में हम लोग देखने का
कोशिश करेंगे बिलीफ को। देखिए विश्वास जो है उसके बारे में कहते हैं कि विश्वास जब हम विश्वास की अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारे सामने सेटलमेंट ऑफ ओपिनियन होता है, यानी कि मतलब एक राय जिसको कहते हैं ना, हम विश्वास करते हैं तो कुछ राय, कुछ ओपिनियन है ना हमारे सामने निश्चित हो जाता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या करते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे सेटलमेंट ओपिनियन का सेटलमेंट हो गया, कोई निश्चित मतलब राय निश्चित हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में हम निश्चित रूप से कार्य कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं तो कोई निश्चित परिस्थिति आ जाए हमारे सामने तो हम निश्चित रूप से कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात कि विश्वास के बारे में कहा जाता है कि यह सत्य असत्य से इसको कोई मतलब नहीं है। सत्य असत्य इसके बारे में हम लोग अनिवार्य नहीं है कि यह सत्य होगा कि असत्य होगा। क्यों? क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। यानी कि जैसे हम किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के साथ ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट यह जुड़ा होता है कि हमारा यह विश्वास सत्य भी है। जैसे हमने किसी चीज़ पे विश्वास किया तो ऑटोमेटिक हम उसे सत्य भी समझते हैं, यानी कि विश्वास के साथ उसकी सत्यता भी जुड़ी होती है। समझ गया ना, सत्यता भी जुड़ी होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सत्य असत्य इसके लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सत्ता उसके साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ पे विश्वास करिए तो आप थोड़ी कहें कि यह सत्य है कि असत्य है, बाय डिफ़ॉल्ट उसे सत्ता को आप जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह होती है कि जैसे ही मतलब हम सेटलमेंट ऑफ ओपिनियन यानी कि विश्वास तक पहुंच जाते हैं, हम कोई निश्चित निर्णय लेने के कगार पे आ जाते हैं, तो उस समय हमारा जो विश्वास है वो है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि इस विश्वास से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रूल ऑफ एक्ट ऑन हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, कुछ क्रिया या व्यवहार के नियम की स्थापना हो जाती है। बस समझ, जैसे ही हम किसी चीज़ पे विश्वास कर लिए, ठीक है, पहले संशय हुआ, फिर इंक्वायरी किए, फिर फाइनली हम विश्वास तक पहुंचेंगे ना, तो विश्वास की अभिव्यक्ति कहाँ होती, क्रिया व्यवहार में होती है। यानी कि सिस्टम ऑफ अ रूल ऑफ एक्ट हो जाता है। रूल ऑफ एक्ट यानी किसी क्रिया व्यवहार में ये हमें दिखने लगता है हमारा विश्वास, है ना। यानी कि क्रिया व्यवहार के नियम की यहाँ पे हम लोग स्थापना कर सकते हैं, ये दिखने लगता है, ठीक है ना। क्रिया व्यवहार में यानी क्रिया का ढंग यहाँ पे स्थापित हो जाता है ना। और क्रिया का ढंग स्थापित हो जाता है, कहने का मतलब हम आदत मतलब व्यवहार, है ना। यानी क्रियाओं का नियमितता, मतलब देखिए जैसे ही हम किसी चीज़ पे विश्वास हो गया हमें, यानी कि विश्वास तक हम जब पहुंच जाते हैं तो इससे हमारा क्रिया प्रभावित होने लगता है। यानी कि क्रिया व्यवहार हमारा इससे संचालित होता है, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ इससे संचालित होता है, और हमारा आदत यानी कि जो हमारा अपने विश्वास के अनुरूप हम काम करने लगते हैं, यानी कि हमारा आदत, हमारा क्रिया व्यवहार, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ जो है इससे संचालित होने लगती है। यानी कि किसी भी विश्वास की प्रासंगिकता कब है, जब वो हमारे मतलब अनुभविक ज़िंदगी को, हमारे आदत को, जब हमारे आदत में, हमारे अनुभविक जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में वह परिलक्षित हो जाए। समझ रहे हैं ना। तो विश्वास है वह हम आदतों में अभिव्यक्त होता है। विश्वास का मतलब क्या हो गया, विश्वास का अर्थ, कोई भी हमारा विश्वास है तो वो कहाँ पता चलेगा, हमारे आदत में, हमारे हैबिट में, है ना। क्योंकि विश्वास के अकॉर्डिंग हम काम करने लगते हैं, तो विश्वास का अर्थ हो गया आदत से पता चलेगा। और आदत का मतलब क्या, हमारा क्रिया व्यवहार बात समझ गए। यानी कि विश्वास आखिरकार किसको प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, हमारी आदत को प्रभावित करता है, क्योंकि अपने विश्वास के हिसाब से हम काम करने लगते हैं, समझे। अब दूसरी बात आता है कि जिसको हमने कहा विचार, भाव, विश्वास, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि अब इसका अर्थ जो है, प्रैक्टिकल लाइफ जो है वह प्रभावित होने लगता है, हमारी आदत बन जाती है, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ कैसे निर्धारित करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अर्थ निर्धारित करेंगे तो उसको लेके एक थ्योरी इनका आता है, मतलब पर्स साहब का, डेट इज कॉल्ड ऑपरेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग। ऑपरेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग यानी कि ऑपरेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग का मतलब होता है संक्रियात्मक या व्यवहार मूलक अर्थ सिद्धांत। संक्रियात्मक या व्यवहार मूलक अर्थ सिद्धांत,
ठीक है ना। कहने का मतलब जिस चीज़ का हमें अर्थ निकालना है, किसका अर्थ हमें पता करना है, तो विश्वास का, अभी हमने कहा विश्वास का। तो क्या सिर्फ वो विश्वास है, कोई शब्द का भी अर्थ हमें निकालना हो सकता है, किसी भाव का भी अर्थ निकालना हो सकता है, किसी विचार का भी। तो इसलिए एक तरह से यह मतलब मैंने फिक्स नहीं, अनिश्चितता की स्थिति हो जाएगी कि जिस चीज़ का हम अर्थ निकाल रहे हैं वो विश्वास है कि शब्द है कि भाव है कि विचार है। उसके लिए क्या करते हैं हमारे दार्शनिक, क्या नाम है इनका, यानी कि ये जो है विश्वास शब्द, ये जो भी है विचार, इन सब के लिए इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि मैंने सब उसके अंदर समाहित हो जाएगा। अलग अलग हम इसके बारे में समझेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो फिर मतलब एक तरह से निश्चितता की स्थिति नहीं होगी, यानी कि गड़बड़ स्थिति हो जाएगा, ठीक है ना। उसको उन्होंने चिन्ह शब्द कहा, चिन्ह, एक शब्द इन्होंने यूज किया, चिन्ह यानी कि साइन। उन्होंने कहा कि चिन्ह जो है इसका अर्थ हमें निर्धारित करना है। चिन्ह के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा, विश्वास शब्द भाव विचार, ये सब आ जाएगा चिन्ह के अंतर्गत। लेकिन अब चिन्ह, अब कौन सा, अब चिन्ह का मतलब तो हो गया, चिन्ह में सब कुछ आ गया, लेकिन आपको यह भी समझना है हमें कि कौन सा चिन्ह, चिन्ह में चिन्ह का भी उन्होंने लिमिटेशन किया है, चिन्ह शब्द का भी उन्होंने एक तरह से लिमिटेड, उसको सीमित किया है ना। पर्स कहते हैं कि जो हम मतलब चिन्ह का मतलब हो गया इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट को, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट को मतलब हो गया कि हमारी अवधारणा, ऐसी अवधारणा, बौद्धिक अवधारणा, यानी इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, बौद्धिक अवधारणा, यानी कि उसी चीज़ का अर्थ निर्धारण करेंगे हम जिसका महत्व, जिसकी ज़रूरत विचार को हो, ठीक है ना। मतलब वैसा भाव या वैसा विचार, है ना, जो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग हो, यानी कि जिसका महत्व हमारे मतलब विचार से है, वैसा ही जो बोध होगा, जो विश्वास होगा हमारे लिए ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, यानी कि चिन्ह कैसा, जिसका संबंध इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट से हो। इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट यानी कि बौद्धिक अवधारणा छोड़ के कोई भी चिन्ह हमारे लिए ज़रूरी नहीं हो, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, आपका विचार भाव, जिसकी चर्चा हम पहले किए हैं। तो चिन्ह शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, अलग अलग विचार भाव छोड़ के उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, और चिन्ह, चिन्ह का मतलब चिन्ह का भी लिमिटेशन कर दिया, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, यानी कि वैसा ही चिन्ह जरूरी है हमारे लिए जो इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट हो, यानी कि जिसकी ज़रूरत हमारे विचार को, जिसकी ज़रूरत हमारे व्यवहार को हो, ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल लिया इसके लिए, तो उन्होंने एग्जाम्पल, जैसे हम जिसको कहते हैं करा, मान लो करा एक चिन्ह है, तो करा चिन्ह का क्या अर्थ हो सकता है, तो हम करा चिन्ह का अर्थ देखेंगे अपने क्रिया व्यवहार में, यानी कि हम विचार करेंगे उस पर। हमने कहा ना कि जिस पे हम विचार कर सकते हैं, तो क्या करा के बारे में हम विचार कर सकते हैं ना, कि मान लीजिए हम विचार करते हैं कि इसको दबाएंगे, इस पर प्रेशर डालेंगे तो ये प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, यानी कि ये दबेगा नहीं, ठीक है ना। फिर सोच सकते हैं कि इस पर, यह तो बहुत मजबूत है, ठोस है, इस पर खरोच नहीं लगेगा, है ना। यानी कि इसके क्रिया व्यवहार के बारे में हम सोच सकते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट के तहत इसको सोच सकते हैं। करा एक चिन्ह है ना। हमने करा को, हमने कहा करा एक चिन्ह है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि इसके क्रिया व्यवहार के बारे में हम विचार कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसके क्रिया व्यवहार के बारे में हम विचार कर सकते हैं, यही हो गया इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट, यानी कि विचार कर सकते हैं इस पर, हम विचार कर सकते हैं कि यह दबाव को सह सकता है, इस पर खरोच नहीं लगेगा, है ना। यानी कि क्रियाओं के विचार से यह निरूपित हो रहा है करा, इसलिए करा जो है यह मीनिंगफुल हो सकता है, यह हमारे लिए एक साइन हो सकता है। फिर जैसे कि वो एग्जाम्पल, जैसे कि बात करते बंध्यापुत्र, जैसे हमने कहा बंध्यापुत्र, आपने न्याय दर्शन में और मतलब भारतीय दर्शन में बंध्यापुत्र सब सुना होगा। बंध्यापुत्र का क्या मतलब, तो उन्होंने कहा कि बंध्यापुत्र का कोई अर्थबोध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम कोई व्यवहार मूलक परिणाम नहीं सोच सकते हैं, इसके बारे में किसी व्यवहार का विचार नहीं आता है। बात समझ गया ना, किसी व्यवहार का विचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए बंध्यापुत्र कोई अर्थबोध नहीं देता है, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पे हम जिसके क्रिया व्यवहार के बारे में सोच सकते हैं, ध्यान से सिर्फ सोच नहीं सकते, जिसके क्रिया व्यवहार के बारे में हम सोच सकते हैं, वही हमारे लिए अर्थपूर्ण होगा, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने चिन्ह शब्द से इंगित किया, ठीक है। और अर्थ का मतलब वैचारिक स्थिति होगी, है डेट इज एक वैचारिक अर्थ की बात करेंगे, विचारों में उसके बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्रिया है, कोई भी मतलब कोई भी विश्वास है, कोई भी विचार है, यानी कि कोई भी विचार है, विश्वास है, तो उसकी
क्रिया का मतलब हो गया कि उसी प्रकार का फल हो, यानी कि हम विचार में सोच सकते हैं कि यदि कुछ क्रिया हो तो उसका क्या फल होगा, ठीक है ना। क्रिया सोचेंगे और क्रिया का फल के बारे में सोच सकते हैं। यदि विचार में ऐसा सोच सकते हैं तो फिर हमारा जो अर्थ होगा उस चिन्ह का वह क्या होगा, आपका अर्थवान होगा, यानी कि मीनिंगफुल है वो। सिंपल सी बात है, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड करिए, रुकिए। देखो पर्स जो है, पर्स की जो बातें हैं, उन्होंने कहा कि पर्स का जो अर्थ निरूपण है, यानी कि एक तो हमको यह डिसाइड कर लिए कि क्रिया व्यवहार के बारे में हम सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, है ना। और चिन्ह के अंतर्गत उन्होंने इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट को रखा। इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट ही चिन्ह के अंतर्गत आएगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। तो फिर अब सवाल आता है कि अर्थ निरूपण को हम कैसे आगे करेंगे, आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे। तो पर्स कहते हैं कि हम अर्थ निरूपण के लिए, यानी कि मीनिंग के लिए, उन्होंने चार मतलब तरह से सोचा जा सकता है, चार खंड किया है बाद के दार्शनिकों ने। चार खंड यानी कि चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक उनका कहा गया हाइपोथेटिकल पार्ट, है ना, हाइपोथेटिकल, मैं बोल रहा हूँ हाइपोथेटिकल पार्ट। दूसरा होता है ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट। तीसरा होता है प्रीडिक्टिव पार्ट। चौथा होता है एक्सपेरिमेंटल पार्ट। हाइपोथेटिकल पार्ट मतलब सोपाधिकता, आपने लॉजिक में पढ़ा होगा, सोपाधिकता का स्तर। ऑपरेटिव पार्ट का मतलब हो गया व्यवहार का स्तर। प्रेडिक्टिव पार्ट का मतलब हो गया पूर्व सूचक, है ना, बी के लाल ने पूर्व सूचक स्तर का है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब हो गया फल का स्तर, है ना। तो यह चार स्तर से गुजरेंगे तो किसी मतलब भाव विश्वास के या फिर किसी चिन्ह के अर्थ तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस चार स्तर से पहले हाइपोथेटिकल स्तर, हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे, सोचेंगे कि ऐसा करेंगे तो यह होगा। सोचेंगे जैसे करा के बारे में क्या बोल रहे थे कि उसको खरोचेंगे तो उस पर खरोच नहीं लगेगा, उस पर प्रेशर डालेंगे तो वह दबेगा नहीं, है ना। हाइपोथेटिकल हुआ ना, हाइपोथेटिकल यानी कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। यह सबसे पहले काम तो यह होगा, सोचना कि ऐसा करने से ऐसा होगा। इस स्तर के बाद फिर हम ऐसा सोचेंगे, फिर कहते हैं कि ये फिर प्रैक्टिकल ऑपरेटिव स्तर, व्यवहार का स्तर आएंगे, यानी खरोचने का स्तर फिर यहाँ पे आएगा। फिर हम यहाँ पे फल के बारे में सोचेंगे, अच्छा तो हम खरोचे हैं तो फल का विचार करेंगे, अच्छा खरोचेंगे तो यहाँ खरोच नहीं लगेगा, खरोचेंगे यहाँ पे होगा, खरोच नहीं लगेगा यहाँ पे होगा, दबाएंगे यहाँ पे होगा, अब प्रेशर में वह दबेगा नहीं, है ना, वो यहाँ पे होगा। फिर हम सोचेंगे कि उसका आखिर परिणाम क्या हुआ, खरोचने से क्या खर्च आया, नहीं खर्च आया, दबाने से दबाया, नहीं दबाया। ये हो गया एक्सपेरिमेंट का लेवल, ठीक है ना। तो इन चारों स्तर से यानी कि हमारा जो मतलब वैचारिक स्थिति है, जो मीनिंग है, इन चारों स्तर से, या विचार का यह चारों स्तर है, यहाँ चारों से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे दार्शनिक जो हैं क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मतलब बाद के लोगों ने, यानी कि पर्स के इन तीनों ऊपर हाइपोथेटिकल, ऑपरेटिव और जो प्रिडिक्टिव जो लेवल है, इसको उन्होंने नाम दे दिया हाइपोथेट, है ना, हाइपोथेट कैलिज्म। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोथेट कैलिज्म। और लास्ट वाले लेवल को क्या नाम दिया, एक्सपेरिमेंटलिज्म। इस लेवल को क्या नाम दे दिया, एक्सपेरिमेंटलिज्म। यानी कि चार स्तर को कुछ लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। तीन लेवल को लेके हाइपोथेटिकलिज्म नाम दे दिया, और निचले वाले लेवल को क्या नाम दे दिया, एक्सपेरिएंटलिज्म नाम दे दिया। रुकिए, कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, पर्स कह रहे हैं कि अभी चार स्तर हमने देखा ना, हाइपोथेटिकल पार्ट, ऑपरेशनल पार्ट, उसके बाद प्रिडिक्टिव पार्ट और एक्सपेरिमेंटल पार्ट, है ना। पहले हम ऐसा करेंगे तो ये होगा, फिर देखेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं, फिर उसके फल के बारे में सोचेंगे, फिर फाइनली फल मतलब उसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पर्स यह कह रहे हैं कि अर्थ जो है, वस्तुतः अर्थबोध कैसे होगा, मीनिंग, अर्थ का निरूपण कैसे होगा, मीनिंग के बारे में कैसे पता चलेगा। तो अर्थबोध स्पष्ट करने का मतलब हो गया कि हम फलों के बारे में विचार करते हैं, है ना। यानी कि किसी भी चीज़ का अर्थ पहले से निश्चित नहीं होता, पूर्णतया निश्चित रूप में तय नहीं होता है। बात समझ गए ना। किसी भी चिन्ह हमने नाम दिया था ना इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट को, तो किसी भी विचार या चिन्ह का जो अर्थ पहले से तय नहीं होता, निश्चित रूप से हमको फिक्स नहीं होता है, वह अनुमानित होता है ना। वह क्या होता है, अनुमानित होता है। एक तो वैचारिक स्तर पे हम सोचते हैं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और फिर हम उसके पॉसिबल मतलब रिजल्ट के बारे में सोचते हैं,
बात समझे ना। हम पहले तो वैचारिक लेवल पे होते हैं, ठीक है, ऐसा करेंगे तो यह होगा, ठीक है। अब हम उसके फलित होने वाले क्रियाओं के बारे में विचार करते हैं, तब उसका अर्थ स्पष्ट होता है। बात समझ गए ना। इन स्तरों से हमें गुजरना पड़ता है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या अब यह तो फिक्स हो गया कि अब सवाल आपके मन में आएगा कि एक्सपेरिमेंटलिज्म और एक तो हाइपोथेटिकल कैलिज्म, 4 स्तर को उन्होंने डिसाइड कर दिया था। अब मन में यह विचार आएगा कि क्या अब हमको प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा प्रयोग करना पड़ेगा क्या? क्या जैसे कि करा है उसको छू के देखना पड़ेगा क्या, करा करा है कि नहीं है? क्या देखना पड़ेगा इसमें खरोच नहीं लगता है? क्या हमेशा ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो पर्स कहते कि नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमें वास्तविक क्रिया नहीं करनी है ना, वास्तविक क्रिया नहीं करनी है, यानी कि हमें यही नहीं देखना है करा लेके उसको उंगली से या नाखून से खरोचेंगे। हमें क्या करना है, हमें उसके बारे में विचार करना है ना, उस प्रयोग के बारे में, यानी कि हम खरोचेंगे तो रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। हमने अब ये ना, ये वैचारिक स्तर है, विचार कर सकते हैं, है ना, ठीक है ना। जैसे कि एक्सपेरिमेंट नहीं, प्रयोग की बात वो नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना, व्यवहारिक मतलब प्रयोगात्मक स्थिति की बात कर रहे हैं। यदि हम इस पर ऐसा करेंगे तो रिजल्ट ये होगा, जिसका अर्थ ढूंढना है, उससे व्यवहार में क्या अंतर पड़ेगा उसके बारे में हमें सोचना है। बात समझ गए ना। यह बात कहते हैं कि हमेशा प्रयोग करना नहीं है, ठीक है, हम सोचेंगे ऐसा करेंगे तो यह होगा, वैचारिक स्तर की वो बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने कहा था कि इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट का अर्थ निरूपण कैसे करते हैं। अर्थ निरूपण करते हैं वही सोच के कि ऐसा विचार करेंगे तो यह अर्थ निकलेगा। अब सवाल आता है कि जैसे कि करा के बारे में कहा था, करा एक चिन्ह हो सकता है क्योंकि इसका विचार इसका क्रिया व्यवहार के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे प्रॉपर नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन हो गया, जैसे हम कहते हैं कि राम, अब तो राम का अर्थ निरूपण पर्स कहेंगे कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा राम का अर्थ निरूपण? क्योंकि राम जैसे शब्द से ना कोई क्रिया का विचार नहीं आता आपके मन में। आता है क्या कि इसका यह फल होगा, इसका ऐसा तो कुछ नहीं आता है। उसके अलावा जैसे हम कहते हैं येल्लो शब्द है, इससे भी कुछ क्रिया व्यवहार के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं, कोई भी क्रिया व्यवहार के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन शब्दों का भी अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरह से आपका यह क्या था, मतलब दर्शन था, पर्स साहब का प्रैग्मेटिज्म का फिलॉसफी था। पर्स ने क्या कहा कि हर वैचारिक प्रक्रिया डाउट से शुरू होती है। जैसे ही डाउट होगा, डाउट इनएक्टिवनेस की अवस्था है, हमें एक्टिव बनाता है, हमें चाहता है कि डाउट से निकलिए, उत्तेजना हमारे अंदर इरिटेशन पैदा करता है। फिर हम विश्वास पे जाते हैं, विश्वास पे जाके हमारा डाउट खत्म होता है। विश्वास क्या होता है, विश्वास के कारण हमारा क्रिया व्यवहार संचालित होता है, ठीक है। यानी कि विश्वास दिखता है हमारी क्रिया में, हमारे व्यवहार में, यानी कि हमारे आदतों में दिखता है विश्वास, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जिसका अर्थ निरूपण करते हैं वह चिन्ह है, ठीक है। चिन्ह में सब कुछ आ जाता है, हर प्रकार का, जिसको उन्होंने कहा दिया इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है या वैचारिक अवधारणा है या बौद्धिक अवधारणा है, उसमें सब कुछ आ जाएगा, विश्वास, विचार, सब आ जाता है। फिर वही अर्थपूर्ण होगा जिसके क्रिया व्यवहार के बारे में हम सोच सकते हैं, ठीक है। यही इनका क्या है, फिलॉसफी है, ठीक है। चलिए, जय हिंद। हम आगे पढ़ेंगे जेम्स को, ठीक है, चलिए।